ईडी का रेड होता है उसको क्रिटिसाइज करती है। इस बीच ईडी बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के एक मंत्री के घर पर राशन वितरण में करप्शन को लेकर छापेमारी कर रही है। देखिए, एक बात मैं आपसे कहूं कि ईडी का जो जो मैंडेट है वो मैंडेट आज का नहीं है, तो पहले से है कि अगर कहीं पर इरेगुलरिटी है, कहीं पर करप्शन है, तो आप उसमें अवश्य, और जो भी मनी लॉन्ड्रिंग का केसेस होते हैं कि एक जगह से पैसा लेके दूसरी जगह लगाया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये एक बहाना बनाकर सिर्फ विपक्षी दलों के पीछे पड़े रहें। और विपक्षी दलों में भी जो लोग ज़्यादा पब्लिक की उसमें नज़र में हैं और जो ज़्यादा एक्टिव हैं, उनको आप तंग करने का ये प्रयास करें। हमारी पार्टी के साथ भी हुआ, अन्य पार्टियों के साथ हो रहा है। तो हम ये नहीं कहते कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इसके लिए तो हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जो अपनी बात है वो हम कोर्ट के सामने रखते हैं। लेकिन एक पैटर्न देख लीजिए कि पैटर्न में इस देश में कोई सवालिया निशान किसी और पर नहीं लगता है, सिर्फ विपक्षी दलों पर लगता है, विपक्षी दलों के अच्छे जो नेता हैं उन पर लगता है। तो क्या ये नहीं बताता कि ये किसी और मंशा से किया जा रहा है और किसी और लक्ष्य से किया जा रहा है? ये बात बहुत सामने आके लगती है। कहीं पर किसी पर कार्रवाई होती है तो कहीं पर कोई तो साबित नहीं हो पाता। अभी तक तो कुछ साबित कहीं हुआ नहीं। कार्रवाई आप कर देते हैं, हंगामा कर देते हैं, एक आदमी को कष्ट पहुंचा देते हैं, एक पार्टी को कष्ट पहुंचा देते हैं, लेकिन आप कोई कार्रवाई तो नहीं कर पाते, आप सफलतापूर्वक कोई कार्रवाई तो नहीं कर पाते हैं। सर, विदेश मंत्री जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं है। इस बीच भारत सरकार ने अलग अलग श्रेणियों के लिए वीजा सेवाएं जो है वो फिर से शुरू किया है, जिसमें इंट्रेंस वीजा है, जिसमें बिजनेस वीजा है, जिसमें मेडिकल वीजा है और कॉन्फ्रेंस वीजा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर है? देखिए, जो भी हुआ भारत और कनाडा के बीच में, इसके समाधान निकालने के बहुत रास्ते होते हैं और कूटनीति का यही एक लक्ष्य हुआ करता है। किसने क्या किया और कैसे किया और हमारी जो आपत्ति है उसको कैसे कराया जाए, इसकी प्रतिक्रियाएं करना पब्लिक में और काम को और बिगाड़ना मैं समझता हूं अच्छा नहीं है। कनाडा के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और रहने चाहिए, और जो भी उन्होंने जो भी बात उठाई है उसमें अमेरिका और यूके ने भी अपनी सहमति दिखाई है। तो यहाँ कहीं ना कहीं बात करके इस मामले को हल करना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े बड़े देशों के बीच में इतनी कठिनाई आ जाए, मैं समझता हूँ वो कूटनीति को इस्तेमाल करके और उसको प्रयोग में लाकर समाप्त करनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अप्रूव है उस आरोप के निहितार्थ कोई साक्ष्य नहीं दे पाया कनाडा। देखिए, वो साक्ष्य ना मेरे पास हैं ना आपके पास हैं। साक्ष्य उन्होंने दिए हैं, नहीं दिए हैं, देने चाहिए। लेकिन ये बातें जो हैं, ये बातें खुलकर जनता के बीच में नहीं होती हैं। अगर साक्ष्य दिए हैं तो बात करिए, नहीं दिए हैं तो बात करिए। बात तो करनी पड़ेगी ना, कभी कहीं ना कहीं जाके तो बात करनी पड़ेगी। जब लोग कह रहे हैं कि फिलिस्तीन में बात होनी चाहिए, तो फिलिस्तीन जैसी स्थिति तो नहीं है हमारी और कनाडा के बीच में, हमारी भी बात होनी चाहिए। और जिस बात में निष्कर्ष निकलता है उसको फिर सबके सामने रखना चाहिए। दूसरा सर, आप खुद उत्तर प्रदेश से आया है, जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं वो 22 जनवरी के लिए निमंत्रण पत्र नरेंद्र मोदी साहब को दिया है और नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि यह मेरा सौभाग्य होगा कि मैं अपने जीवन काल में ऐसा ऐतिहासिक अवसर देखूंगा जब रामलला की मूर्ति स्थापित किए जाएंगे। देखिए, निमंत्रण सिर्फ एक ही पार्टी को जा रहा है क्या? कौन कौन पहुंचता कौन नहीं पहुंचता उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन भगवान सिर्फ एक पार्टी तक सीमित रह गए हैं क्या? निमंत्रण देने हैं और उसमें अगर उत्साह और उल्लास सबका देखना है तो सभी को होना चाहिए, सभी को निमंत्रित करना चाहिए। अब उनको अपनी परिस्थितियों को देखते हुए क्या करना है वो निर्णय लेंगे, लेकिन आप इसको एक पार्टी का प्रोग्राम बना रहे हैं। क्या ये पार्टी का प्रोग्राम है और एक ही व्यक्ति विशेष का ही प्रोग्राम है? तो ये मेरी तो समझ में नहीं आता। भगवान तो सबके हैं ना। आपने सर कहा ईश्वर सबके हैं, तो निमंत्रण क्यों नहीं सबको? तो बाकी पार्टियों को भी निमंत्रण तो जाना चाहिए था। और अगर
अगर ये दिखाना है कि भगवान सबके हैं और इस बात को एक बार फिर से उजागर करना है, तो फिर ये बताना था कि हमने निमंत्रण सबको भेजा है। लेकिन मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं है। तो कल आप इलेक्शन कमीशन गए, शाफी का बयान हमारे पास है जो आपने कहा कि ऐसी बेबुनियाद बातें की जा रही है जो चुनाव को प्रभावित करता है और कोई ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जो लोकतंत्र में चुनाव को प्रभावित करे और जनमानस के जो मानस है उसको बदले। क्या शिकायत आपकी थी और क्या उससे? देखिए, शिकायत क्या थी? ये शिकायत तो साधारण समय में भी हो सकती है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए जो ये लोग कर रहे हैं, और जब चुनाव का समय आता है तब तो और भी ऐसा नहीं होना चाहिए और सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो वो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं वो इस बात को लेके लगा रहे हैं जिससे कि हमारे समाज में बंटवारा हो जाएगा। हम जो भी कहें ये सोच समझ के कहें और शब्दावली हमारी ऐसी हो कि उससे हम बीच में, आम जनता के बीच में कोई खाई ना डालें, चाहे जात का हो या धर्म का हो या कोई और विशेष बात हो, उसको लेकर जनता के बीच में कोई खाई नहीं पैदा करनी चाहिए, ताकि जनता अपना निर्णय जो है वो एक समूचे निर्णय अपना सुना सके और उस निर्णय को लेकर लोकतंत्र को आगे बढ़ा सके। इसमें अगर कोई ऐसी बात आ जाती है जो लोगों का ध्यान बांटकर और पोलराइजेशन की तरफ बढ़ा देती है, तो वो हमारे देश के लिए, समाज के लिए और हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ये हमने जाकर इलेक्शन कमीशन के सामने रखा। आप लोगों का ये कहना है तब से सरकार खुद भाजपा पार्टी के तौर पर घबराई हुई है। इधर एनसीईआरटी कमेटी ने जो एक रिकमेंडेशन दिया है उसमें कहा गया है कि जो स्कूल के पाठ्य पुस्तक हैं उसमें इंडिया की जगह भारत लिखने की सिफारिश की गई है। तो स्कूल को स्कूल कह सकते हैं, पाठशाला नहीं कहते, लेकिन भारत को इंडिया नहीं कह सकते, जबकि हमारे संविधान में ये लिखा है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। और हमने अपने संगठन में हमने संकल्प किया है वो यही है कि भारत जीतेगा। इंडिया अलायंस है और इंडिया जुड़ेगा और भारत जीतेगा। तो जो इंडिया को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने अलायंस को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस देश को भी, इंडिया को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इंडिया और भारत भी जुड़े रहें, दोनों जुड़े रहें, दोनों ही एक ही बात है। बल्कि मैंने तो कल ये भी कहा कि इंडिया भी है, भारत भी है, हिंदुस्तान भी है। हम जब जय हिंद कहते हैं तो हम हिंदुस्तान याद करते हैं, जब जय भारत कहते हैं तो भारत को याद करते हैं, और इंडिया विल विन जब कहते हैं तो इंडिया को याद करते हैं। सर, आजम खान साहब के पूरे परिवार ने जान को भी खतरा बताया था। आज यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय उनसे मिलेंगे और अपोजिशन पार्टीज का ये कहना है कि बेवजह उन्हें परेशान किया जा रहा है। अजय राय का मिलना तब जबकि मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच थोड़ी कहासुनी हुई थी और आज कांग्रेस के अध्यक्ष उनसे मिलेंगे। देखिए, वो शिष्टाचार में कांग्रेस के अध्यक्ष जा रहे हैं, इसमें इसको आप कोई एक राजनीतिक वो मत समझिए, संकेत मत समझिए। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अब संबंध अच्छे हैं, हम एक साथ हैं, इंडिया अलायंस में एक साथ हैं। तो इसलिए एक दूसरे के किसी नेता पर अगर कोई ऐसा बुरा समय आता है तो उसमें सहानुभूति दिखाना और उसमें सपोर्ट दिखाना ये हमारा दायित्व बनता है। मैं समझता हूँ इसी को देखकर अध्यक्ष जी ने ये निर्णय लिया है। एक सर आखिरी सवाल है, कल 6 घंटे की है जो वहाँ की सत्तासीन पार्टी है वो कहती है कांग्रेस को सत्ता से काफी दूर है और कांग्रेस काफी मंथन कर रही है, एक एक सीट पर विचार कर रही है। तो क्या माना जाए तेलंगाना को? हम जब लड़ते हैं चुनाव तो हम ये मान के लड़ते हैं कि हमें ये चुनाव जीतना है। इस विश्वास के साथ और इस उत्साह के साथ हम लड़ते हैं। तेलंगाना में हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी, बहुत दिन तक अच्छी नहीं रही, लेकिन पिछले 3, 4, 6 महीने में ये देखा गया कि वहाँ पर उत्साह हमारे कार्यकर्ताओं का बढ़ रहा है और जो आम लोगों की राय बन रही है उससे ये साफ दिखता है कि अब कांग्रेस अपना वर्चस्व, खोया हुआ वर्चस्व तेलंगाना में फिर से पा गई है और इसलिए कांग्रेस की बहुत अच्छी लड़ाई होगी और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें सफलता मिलेगी। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान इन राज्यों में होते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है हम तो 5-0 मतलब 5 हमारा है, बाकी दूसरे खेमे में 0 होगा। देखिए, ये तो एक शुभ काल की शुरुआत है और आगे देखिए क्या होता है। थैंक यू।